भारत के आधुनिक इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण दौर 1919 से 1939 पर गहराई से बात करने वाले हैं। ये वो समय था, आप देखिए, पहले विश्व युद्ध के ठीक बाद का, जब देश में स्वतंत्रता की जो लड़ाई थी वो एक नई करवट ले रही थी। और इसी माहौल में मोहनदास करमचंद गांधी, मतलब गांधी जी, एक बहुत बड़ी राजनीतिक शक्ति के तौर पर सामने आए। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे उनके नेतृत्व में ये संघर्ष कुछ चुनिंदा लोगों से निकलकर एक पूरे देश का एक जन आंदोलन बना। हमारे पास जो स्रोत है उनमें गांधी जी के शुरुआती प्रयोग, फिर वो बड़े आंदोलन, संवैधानिक कोशिशें, क्रांतिकारी रास्ते और हाँ, कांग्रेस के अंदर जो बहसें चल रही थीं, वो सब दिखाई देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। गांधी जी 1915 में भारत लौटे थे। दक्षिण अफ्रीका में वो लगभग 2 दशक रहे, 1893 से 1914 तक, और वहीं उन्होंने नस्ल भेद के खिलाफ लड़ते हुए सत्याग्रह का अपना तरीका विकसित किया था। बिल्कुल। और भारत आते ही उन्होंने इस तरीके को, सत्याग्रह को आजमाना शुरू कर दिया। पहले चंपारण में 1917 में नील किसानों के लिए, फिर अहमदाबाद में 1918 में मिल मजदूरों के हक के लिए, और खेड़ा में भी 1918 में लगान माफी के लिए। और दिलचस्प बात यह है कि ये जो शुरुआती सफलताएं थीं, इनसे न सिर्फ स्थानीय मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पर आए, बल्कि लोगों को संघर्ष का एक बिल्कुल नया, मतलब अहिंसक रास्ता भी मिला। और ये सब हो रहा था एक ऐसे समय में जब पहले विश्व युद्ध के बाद देश में आर्थिक मुश्किलें बहुत थी, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों पर बोझ। हाँ, लोगों में गुस्सा तो था ही ब्रिटिश राज के खिलाफ, और उम्मीद थी कि शायद युद्ध के बाद कुछ राहत मिलेगी। पर मिला क्या? रॉलेट एक्ट 1919 में एक ऐसा दमनकारी कानून जिसके तहत सरकार बिना मुकदमा चलाए किसी को भी, मतलब किसी को भी, जेल में डाल सकती थी। इसने तो जैसे पूरे देश को, खासकर राष्ट्रवादियों को, हिलाकर रख दिया। और फिर इसी दमन का सबसे भयानक चेहरा दिखा जलियांवाला बाग हत्याकांड में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में। एक शांतिपूर्ण सभा हो रही थी और जनरल डायर के हुक्म पर गोलियां चला दी गई। उफ, इस बर्बरता ने तो जैसे ब्रिटिश राज के न्यायप्रिय होने के सारे दावों की पोल खोल दिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड लौटा दी, गांधी जी ने भी केसरी हिंद का सम्मान वापस कर दिया। हाँ, और इसी जलियांवाला बाग और तुर्की के खलीफा वाले मुद्दे ने, मतलब खिलाफत आंदोलन ने, एक अजीब सा मौका दिया। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने और एक बड़े आंदोलन, असहयोग आंदोलन की नींव रखने के लिए इस्तेमाल किया। 1920 से 22 तक चला ये। और इस आंदोलन में जो भागीदारी थी वो अभूतपूर्व थी। मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि छात्र, वकील, किसान, मजदूर, महिलाएं, समाज का लगभग हर तबका इसमें शामिल हुआ। स्कूल कॉलेज छोड़े गए, अदालतों का बहिष्कार हुआ, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। सही मायनों में ये पहला अखिल भारतीय जन आंदोलन था। लेकिन फिर वो चौरी चौरा वाली घटना हो गई 1922 में। हाँ, जहां गुस्साई भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी थी। और इस हिंसा से गांधी जी इतने दुखी हुए कि उन्होंने अचानक आंदोलन वापस ले लिया। इस फैसले से कई बड़े नेता जैसे मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, वो सहमत नहीं थे। यहां साफ दिखता है कि गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत और एक बड़े जन आंदोलन की जो जमीनी हकीकत होती है, उसके बीच एक तनाव था। आंदोलन वापसी के बाद कांग्रेस में फिर बहस छिड़ गई कि अब आगे क्या। बिल्कुल। एक तरफ थे स्वराजवादी सीआर दास, मोतीलाल नेहरू जैसे लोग जो कहते थे कि हमें परिषदों के चुनाव लड़कर सिस्टम के अंदर घुसकर सरकार के काम में रुकावट डालनी चाहिए। दूसरी तरफ थे नो चेंजर्स जैसे वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जो रचनात्मक कामों पर जैसे खादी, शिक्षा, छुआछूत मिटाने पर जोर दे रहे थे। तो ये सिर्फ रणनीति की लड़ाई नहीं थी, बल्कि संघर्ष के तरीके पर भी बहस थी। हाँ, और इसी दौरान, मतलब 1920 के दशक में, कांग्रेस के बाहर भी नई ताकतें उभर रही थीं। अच्छा। मार्क्सवादी और समाजवादी विचार फैल रहे थे। नेहरू और सुभाष बोस जैसे युवा नेता इससे काफी प्रभावित थे। दूसरी तरफ भगत सिंह और उनके साथी थे क्रांतिकारी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। उनका रास्ता सशस्त्र संघर्ष का था, लेकिन सिर्फ आजादी नहीं, उनका लक्ष्य समाजवाद भी था। और किसान मजदूर आंदोलन भी तो जोर पकड़ रहे थे। बिल्कुल। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC 1920 में बन चुकी थी। तो ये सब जो धाराएं थी, ये गांधीवादी तरीके से या तो अलग थी या उससे आगे की सोच रख रही थी। उधर ब्रिटिश सरकार ने संवैधानिक सुधारों के नाम पर
1927 में साइमन कमीशन भेजा। और उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। जाहिर है जबरदस्त विरोध हुआ, साइमन गो बैक के नारे लगे। हाँ, और इसके जवाब में भारतीयों ने अपनी तरफ से नेहरू रिपोर्ट 1928 पेश की। कोशिश थी अपना संविधान बनाने की। इसमें डोमिनियन स्टेटस की मांग थी, लेकिन यहीं पर वो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का पेच फंस गया। मुस्लिम लीग सहमत नहीं हुई, जिन्ना ने अपनी अलग 14 सूत्रीय मांगे रख दी। तो मतलब मतभेद और गहरे हो गए। बिल्कुल। और इसी माहौल में गांधी जी ने फिर एक बड़ा आंदोलन छेड़ा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 से 34 तक शुरुआत हुई उस मशहूर दांडी मार्च से। नमक कानून तोड़ा गया। हाँ, और इस आंदोलन का असर भी बहुत व्यापक था। खासकर महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। सरकार ने फिर वही किया, दमन तेज कर दिया। बातचीत के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए 1930 से 32 तक। गांधी जी दूसरे सम्मेलन में भी गए थे। हाँ, पर कोई नतीजा नहीं निकला। खासकर अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के सवाल पर बात अटक गई। और फिर ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने वो कम्युनल अवार्ड घोषित कर दिया 1932 में, जिसमें दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान था। जी। गांधी जी ने इसे हिंदू समाज को बांटने की कोशिश माना और इसके विरोध में जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया। आखिर में डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच पूना पैक्ट हुआ 1932 में। हाँ, जिसमें दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल तो नहीं मिला, लेकिन आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा दी गई संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के तहत। ये समझौता गांधी और अंबेडकर के बीच दलितों के राजनीतिक अधिकार और सामाजिक सुधार के तरीकों पर जो गहरे मतभेद थे, उनको भी दिखाता है। इन सब घटनाओं के बाद आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हाँ, इसने प्रांतों को थोड़ी स्वायत्ता दी, लेकिन असली ताकत तो केंद्र में गवर्नर जनरल के पास ही रखी। कांग्रेस ने वैसे तो इस एक्ट को नामंजूर किया था। हाँ, लेकिन फिर भी 1937 में इसके तहत प्रांतीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। और कांग्रेस ने उन चुनावों में बहुत शानदार जीत हासिल की। कई प्रांतों में सरकारें बनाई जो 1939 तक चली। इन मंत्रालयों ने कुछ अच्छे काम किए, जैसे राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, नागरिक स्वतंत्रता देना, किसानों को थोड़ी राहत देना। लेकिन ये अनुभव ये भी दिखाता है कि उनकी शक्तियां बहुत सीमित थीं, है ना? वो जो मूल ढांचा था ब्रिटिश राज का, उसे वो चुनौती नहीं दे सकते थे। सही कहा। तो अगर हम इन 2 दशकों 1919 से 1939 को देखें, तो ये वो समय था जब गांधी जी के नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई एक जन आंदोलन बनी। सत्याग्रह एक मुख्य हथियार बना। हाँ, ये तो है। लेकिन ये दौर सिर्फ एकता और आंदोलन का ही नहीं था। ये कांग्रेस के अंदर की बहसों का, नई विचारधाराओं जैसे समाजवाद, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उभरने का और दुर्भाग्य से सांप्रदायिक विभाजन के गहराने का भी दौर था। और वो 1935 का एक्ट और कांग्रेस मंत्रालयों का अनुभव, उसने सीमित स्वशासन की अपनी जो सीमाएं हैं उनको भी सामने ला दिया। और शायद अंत में सोचने वाली बात यह रह जाती है कि स्वतंत्रता संग्राम की ये जो अलग अलग धाराएं थीं, गांधी का सत्याग्रह, नेहरू बोस का समाजवाद, भगत सिंह की क्रांति, अंबेडकर का सामाजिक न्याय पर जोर, संसदीय संघर्ष, इन सब ने मिलकर आजादी की जमीन कैसे तैयार की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत की जो स्थिति थी, उस पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हमारे सामने जो दस्तावेज हैं वो दिखाते हैं कि एक तरफ आजादी की लड़ाई तो तेज हो रही थी, लेकिन कांग्रेस के अंदर भी काफी कुछ चल रहा था, अलग अलग सोच थी। बिल्कुल। और इन स्रोतों से ये साफ है कि संघर्ष कैसे किया जाए, इस पर आप कह सकती हैं आम राय नहीं थी। गांधी जी तो अहिंसा और मतलब जनता को धीरे धीरे तैयार करने पर जोर दे रहे थे। हाँ। वहीं सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता थे जो फौरन कार्रवाई चाहते थे, शायद ज्यादा आक्रामक। तो चलिए इन्हीं दस्तावेजों के सहारे देखते हैं कि ये अंदरूनी मतभेद, बाहरी दबाव और जो दुनिया में हो रहा था, उसने कैसे भारत की आजादी और विभाजन की कहानी को एक तरह से शक्ल दी। शुरुआत करते हैं कांग्रेस के अंदर के उस तनाव से। गांधी बनाम बोस, 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, ये काफी अहम था ना? हाँ, बहुत अहम। और देखिए, ये सिर्फ एक अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं था। जैसा नोट्स बताते हैं, बोस का गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया, उनके खिलाफ जीतना, वो असल में 2 अलग रणनीतियों का टकराव था। अच्छा। बोस तो चाहते थे कि भाई ब्रिटेन को सीधा 6 महीने का अल्टीमेटम दो और फिर पूर्ण स्वराज के लिए आंदोलन। पर गांधी जी को लगता था कि नहीं, अभी नहीं, ना तो कांग्रेस तैयार है, ना ही देश इतने बड़े जन संघर्ष के लिए। वो तैयारी पर ज्यादा जोर दे रहे थे। तो ये सिर्फ रणनीति का नहीं, बल्कि टाइमिंग का और कौन कितना तैयार है इसका भी सवाल था। और बोस का ये सोचना कि ब्रिटेन की मुश्किल का फायदा उठाओ,
जरूरत पड़े तो धुरी शक्तियों से भी मदद लो, ये बात दस्तावेजों में है। जी हाँ, ये विचार था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त। लेकिन गांधी जी के लिए ये नामुमकिन था। उनके लिए तो साधन भी उतना ही पवित्र होना चाहिए जितना साध्य। वो फांसीवादी ताकतों से कोई लेना देना नहीं रखना चाहते थे, बिल्कुल नहीं। लेकिन दिलचस्प है कि इतने मतभेद के बाद भी एक आपसी सम्मान था। बिल्कुल था। गांधी जी ने बोस को देशभक्तों का राजकुमार कहा और बोस ने उन्हें राष्ट्रपिता। ये दिखाता है कि सम्मान गहरा था। मतभेद मुख्य रूप से तरीकों पर थे, अहिंसा बनाम शायद थोड़ा सैन्यवादी नजरिया, फिर शासन कैसा हो, विकेंद्रीकरण या केंद्रीकृत उद्योग। और बोस का ये भी मानना था कि आजादी के फौरन बाद शायद थोड़ी सख्ती, थोड़ा सत्तावादी शासन जरूरी हो। और आखिरकार जब वर्किंग कमेटी पे सहमति नहीं बनी तो बोस ने इस्तीफा दे दिया। हाँ, और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, अपना अलग रास्ता चुना। चलिए अब विश्व युद्ध के असर पर आते हैं। युद्ध छिड़ा तो कांग्रेस ने कहा कि हम मदद करेंगे, पर शर्त रखी, आजादी और एक जिम्मेदार सरकार। अभी जिसे अंग्रेजों ने माना नहीं। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आया, वो भी फेल हो गया। उसमें डोमिनियन स्टेटस की बात थी, प्रांतों को अलग होने का विकल्प भी था, पर ना कांग्रेस मानी ना लीग पूरी तरह सहमत हुई। और इसी माहौल में, इसी नाकामी के बाद भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आया। का नहीं, बल्कि जैसा इन दस्तावेजों में दिखता है, नेताओं के जेल जाने के बाद ये और भड़क गया। स्वतः स्फूर्त लोगों ने सरकारी दफ्तरों, थानों पर हमले किए, हड़तालें हुई, पटरियां उखाड़ी, उषा मेहता का गुप्त रेडियो चला। हाँ, वो भूमिगत गतिविधियां। और कमाल की बात यह कि बलिया, तमल्लुक, सतारा जैसी जगहों पर तो लोगों ने अपनी सरकारें बना लीं, समानांतर सरकारें। ये दिखाता है कि लोग कितने तैयार थे एक्शन के लिए। और ठीक इसी समय जब यहाँ ये सब चल रहा था, सुभाष बोस देश से बाहर थे, एक और मोर्चा खोलने की तैयारी में, आजाद हिंद फौज। बिल्कुल। आईएनए की नींव तो पहले रखी जा चुकी थी, कैप्टन मोहन सिंह, रासबिहारी बोस। लेकिन सुभाष बोस ने सिंगापुर पहुंचकर उसे एक नई ऊर्जा दी, एक नया नेतृत्व दिया। चलो दिल्ली का नारा गूंजा। जापानी सेना के साथ मिलकर आईएनए भारत की तरफ बढ़ी। अंडमान निकोबार को शहीद और स्वराज द्वीप नाम दिया। और वो इम्फाल, कोहिमा तक पहुंच भी गए थे। हाँ, पहुंच गए थे। भले ही वो सैन्य अभियान अंततः सफल नहीं रहा, पर उसका जो मनोवैज्ञानिक असर था वो जबरदस्त था। खासकर युद्ध के बाद जब लाल किले में आईएनए के अफसरों पर मुकदमा चला, क्या माहौल था देश में। अभूतपूर्व। सारे दल, कांग्रेस, लीग, कम्युनिस्ट, सब ने मिलकर उन सैनिकों का समर्थन किया। सड़कों पर लोग उतर आए। और उसी समय रॉयल इंडियन नेवी मतलब नौसेना का विद्रोह भी हुआ, RIN विद्रोह। हाँ, इन सब ने मिलकर अंग्रेजों को हिला दिया। उन्हें समझ आ गया कि अब भारतीय फौज के दम पर राज करना मुश्किल है। भरोसा टूट चुका था। तो युद्ध खत्म हुआ, ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार आई और यहाँ 1945-46 के चुनाव हुए। नतीजों ने क्या दिखाया? नतीजों ने दिखाया कि देश बट चुका है, कम से कम राजनीतिक रूप से। कांग्रेस ने जनरल सीटों पर जबरदस्त जीत हासिल की और मुस्लिम लीग ने लगभग सारी मुस्लिम आरक्षित सीटें जीत ली। ध्रुवीकरण साफ था। और इसी बटे हुए माहौल में आया कैबिनेट मिशन 1946 में। हाँ, कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की सीधी मांग तो नहीं मानी, लेकिन एक त्रिस्तरीय व्यवस्था का प्रस्ताव रखा। प्रांतों को ग्रुप्स A, B, C में बांटा गया, एक कमजोर केंद्र। शुरू में तो लगा कि शायद बात बन जाए। कांग्रेस और लीग दोनों ने इसे मान लिया, कुछ आपत्तियों के साथ। लेकिन फिर ग्रुपिंग की व्याख्या पर झगड़ा हो गया। बिल्कुल। और नेहरू जी के एक बयान को आधार बनाकर जिन्ना ने कैबिनेट मिशन योजना से लीग का समर्थन वापस ले लिया और फिर 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान। जिसके बाद वो भयानक सांप्रदायिक दंगे हुए। कलकत्ता में शुरुआत हुई, फिर नोआखली, बिहार। बहुत खराब दौर था। बहुत ही भयानक। अंतरिम सरकार बनी भी, लीग उसमें शामिल भी हुई, लेकिन काम नहीं कर पाई। लगातार टकराव। हालात इतने बिगड़ गए थे मतलब। हाँ, इतने कि फरवरी 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा कर दी, जून 1948 तक हम भारत छोड़ देंगे, चाहे समझौता हो या न हो। और ये भी कहा कि सत्ता एक को सौंपे या ज्यादा को। ये विभाजन का बहुत साफ संकेत था। और फिर आखिरी वाइसराय बनकर आए लॉर्ड माउंटबैटन। जी, माउंटबैटन ने बहुत तेजी से काम किया। वो इस नतीजे पर पहुंचे कि अब भारत को एक रखना नामुमकिन है। और फिर 3 जून 1947 को माउंटबैटन प्लान आया, जिसमें साफ था पंजाब और बंगाल का बंटवारा होगा,
NWFP और सिलहट में जनमत संग्रह, और भारत और पाकिस्तान 2 नए डोमिनियन बनेंगे। और कांग्रेस ने, जैसा कि हम इन दस्तावेजों से समझ सकते हैं, बहुत भारी मन से लेकिन इसे स्वीकार कर लिया। क्यों? क्या कारण थे कि कांग्रेस विभाजन के लिए तैयार हो गए? कई कारण थे जो सूत्र बताते हैं। एक तो ये कि सांप्रदायिक दंगे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, उन्हें रोकना था। अंतरिम सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी थी, और एक डर ये भी था कि अगर ऐसा नहीं किया तो शायद देश और छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाए, रियासतें अलग हो जाएं। तो शायद नेतृत्व को लगा कि विभाजन, गृह युद्ध या पूरी तरह अराजकता फैलने से बेहतर है। ये एक तरह से उस प्रक्रिया का आखिरी दर्दनाक पड़ाव था। तो हमने देखा कि आज़ादी तक का ये सफ़र कितना पेचीदा था। कोई सीधी रेखा नहीं थी। अंदरूनी लड़ाइयाँ, विचारधाराओं का टकराव, जनता का दबाव, दुनिया के हालात, और अंत में एक विभाजन जिसका दर्द आज भी महसूस होता है। हाँ, और इन दस्तावेजों से एक बात और पता चलती है जो बहुत मार्मिक है। गांधी जी, वो अंत तक विभाजन के सख्त खिलाफ थे, लेकिन जो हालात बन गए थे, जिस तरह हिंसा फैल रही थी, शायद वो खुद को बहुत लाचार महसूस कर रहे थे अपने ही साथियों के बदलते रुख के सामने। ये वाकई सोचने वाली बात है कि जब एक दुश्मन के खिलाफ लड़ाई में भी इतने अलग रास्ते, इतनी अलग सोच हो सकती है, तो फिर एक आज़ाद देश बनाकर